हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमारी प्रैक्टिस चल रही है चाइल्ड डेवलपमेंट की। आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो है 39, जिसमें हम देखेंगे वही अपने चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। क्वेश्चन के नंबर होंगे 40। आपको पेन और नोटबुक लेकर बैठना है। आज के जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमने जो सीडी का पार्ट था बस उसी को इंक्लूड किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, शिशु लगभग डॉट 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 की आयु के दौरान किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होकर रोने लगता है। मतलब कि जो एक बच्चा होता है, शिशु होता है, वो किस माह तक की उम्र में एक अजनबी को देखकर रोने लगता है। आपने देखा होगा कि बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई अजनबी उनके पास आ जाता है तो वो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो आपको बताना है कि ये किस उम्र तक होता है। क्या ये 5 से 6 माह तक होता है? क्या ये 7 से 8 माह तक होता है? 8 से 12 माह तक होता है? या फिर 2 से 6 माह तक होता है? तो ये जो बच्चों में अजनबियों को देखकर रोने या भयभीत होने की प्रवृत्ति होती है, वो पाई जाती है 8 से 12 माह तक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, माता-पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना कहलाता है। आपको पता है कि जैसे जो माता-पिता जो होते हैं, अगर वो अनुपस्थित हैं, माता भी कहीं काम कर रही है, पिता भी कहीं काम कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों की देखभाल के लिए एक किसी न किसी की तो ज़रूरत होगी। जो बच्चे की आवश्यकताएँ हैं, बच्चा क्या होता है, वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। दूसरों पर, माता-पिता, अपने परिवार के सदस्यों पर, इन्हीं सभी लोगों पर वो निर्भर होता है। तो जब माता-पिता नहीं हैं, उनकी अनुपस्थित में बच्चों की जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करनी होंगी। तो ऐसे में उनकी देखभाल जो भी व्यक्ति करता है वो क्या कहलाता है? क्या वो डे केयर कहलाता है? क्या वो क्रेच कहलाता है? क्या वो संस्था होती है या फिर वो वैकल्पिक देखभाल होता है? तो जब माता-पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी देखभाल जो करते हैं, तो वो कहलाता है आपका वैकल्पिक देखभाल। क्या कहलाता है? वो कहलाता है वैकल्पिक देखभाल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है। आपको पता है कि तमाम वैज्ञानिकों ने अपने-अपने अनुसार अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। किसी ने शैशवावस्था को 2 सप्ताह तक माना है, तो किसी ने उसे 2 साल तक माना है। किसी-किसी ने तो उसे 3 साल तक भी माना है। तो अपने-अपने मतानुसार सभी ने जो है अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था मानी जाती है, वो क्या होती है? क्या वो बाल्यावस्था मानी जाती है? प्रौढ़ावस्था मानी जाती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था मानी जाती है? या फिर वो शैशवावस्था मानी जाती है? तो ये जो जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है, ये आपकी 8 वर्ष दे दिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। 4th आपका ये पूछ रहा है कि जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? हालाँकि कुछ जो विशेषज्ञ हैं, वो शैशवावस्था को मानते हैं। मतलब जो 1 वर्ष की आयु है, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु को आप क्या मानेंगे? क्या उसे शैशवावस्था मानेंगे, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था है, उसे
शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो शैशवावस्था को 2 वर्ष मानते हैं। 2 वर्ष, 3 वर्ष, किसी ने 2 सप्ताह इस तरह से रखा है। तो जो यहाँ पे आपका ये पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की जो अवधि है, उसे हम शैशवावस्था कहते हैं और कुछ जो विशेषज्ञ हैं, वो शैशवावस्था को 2 वर्ष तक मानते हैं। सभी ने अपने-अपने अनुसार समय का वर्गीकरण, अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है और अपने अनुसार बताया है कि किस आयु तक बच्चा किस अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, डॉट 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 एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था है। इनमें से क्या एक संस्थागत व्यवस्था है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। फिर से देखते हैं एक बार, इसमें से आपको ऐसी कौन-सी संस्था है? क्या वो स्कूल है? क्या वो डे केयर है? क्या वो क्रेच है? या जिसे हम शिशु केंद्र कहते हैं? इनमें से ऐसी कौन-सी संस्था व्यवस्था है जिसे विशेष रूप से शिशुओं यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थित होने पर वैकल्पिक देखभाल के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। तो ये आपका स्कूल नहीं, आपका डे केयर नहीं, बल्कि ये आपका क्रेच होता है, जिसमें जो माता-पिता होते हैं वो कार्य करने के लिए जाते हैं, जिसका जहाँ जितना कार्य होता है वो करते हैं और शाम को फिर आकर अपने बच्चों को ले जाते हैं। तब तक वहाँ पर बच्चों को उनकी जो भी आवश्यक ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति की जाती है, बच्चों की देखभाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डे केयर सेंटर है। अभी आपने एक डे केयर देखा, एक क्रेच देखा, तो उसी में आपको बताना है कि ये डे केयर सेंटर क्या होता है। क्या ये बच्चों के देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देख-रेख के लिए बनाया गया है? क्या ये एक पार्क है? क्या ये जो डे सेंटर है, डे केयर सेंटर है, ये एक पार्क होता है? या फिर ये दोनों हैं? या फिर दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं, जिसमें शिशुओं और विद्यालय पूर्व बच्चों की घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। तो ये जो डे केयर सेंटर होता है, ये आपका ये चौथा वाला ऑप्शन सबसे सही है। इसमें कहा क्या जा रहा है कि जो डे केयर सेंटर है, डे केयर सेंटर दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं, जो कि आप बच्चों की दिन में देखभाल करते हैं, जिसमें शिशु और विद्यालय पूर्व बच्चों की, जो विद्यालय पूर्व यानी कि जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, जिनकी अभी स्कूल जाने की एज नहीं हुई है, बच्चों की घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थित यानी कि उसके घर में मम्मी-पापा, दादा-दादी, घर में कोई देख-रेख करने वाला नहीं होता है, उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। बच्चा जब विद्यालय नहीं जा रहा है, उसके पहले का जो एज है, आपने स्कूल प्री एज सुना होगा या प्री स्कूल एज सुना है, तो उसी समय पे इसकी देखभाल की जाती है। तो डे केयर जो सेंटर बना है, उसका यही उद्देश्य है, उसका यही कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 से 3 वर्ष की उम्र को डॉट डॉट कहते हैं। क्या उसे शिशु कहते हैं या फिर उसे हम टॉडलर कहते हैं, बालक कहते हैं या फिर वयस्क के नाम से जानते हैं? तो जो 2 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं, इनको कभी-कभार आप टॉडलर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सामान्य सेवाएं निम्न हैं। यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सामान्य सेवाएं कौन-कौन सी हैं?
क्या शिशु देखभाल केंद्र डे केयर सेंटर है? क्या नर्सरी स्कूल गैर सरकारी संगठन हैं? क्या समेकित बाल विकास सेवाएं हैं या फिर ये सारे के सारे हैं? तो आपको पता है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसके देखभाल में ये सारी संस्थाएं आती हैं, चाहे वो आपका शिशु देखभाल केंद्र हो, डे केयर सेंटर हो, नर्सरी स्कूल हो, गैर सरकारी संगठन हो या फिर आपका समेकित बाल विकास सेवाएं हों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु के अस्तित्व को, जैसे कोई वस्तु है, अगर वो आपके सामने है तब तो दिख ही रहा है। अगर वो यहाँ पर आपके सामने सा मतलब है कि बच्चे के, अगर कोई वस्तु होता है, जैसे आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा होता है, तो जब वो बिल्कुल छोटा सा होता है, अगर उसके सामने जो वस्तु है तो बस वही उसके सामने है। अगर उसके नज़रों से हट गया तो उसको ऐसा लगता है कि ये गायब हो गया है। तो जब ये चीज़ वस्तु हट जाए उसकी नज़रों से और बच्चे को पता हो कि वस्तु यहाँ भले ही नहीं है, वो वस्तु गायब नहीं हुई है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? यानी कि जब वस्तु के अस्तित्व को बच्चा नहीं भूल पाता है तो क्या कहलाता है ये? अस्तित्वहीनता कहलाता है, अस्थायित्व अस्तित्व कहलाता है, वस्तु का स्थायित्व कहलाता है या फिर उपरोक्त सभी। ये जो वस्तु के नाम भूलने की जो क्षमता है, वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की क्षमता है, वो कहलाता है वस्तु का स्थायित्व। जैसे जब छोटा बच्चा होता है, वो माँ को नहीं देखता है तो वो रोने लगता है, उसको लगता है कि माँ गायब हो गई है। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, उसको समझ में आ जाता है कि माँ मेरी आँखों के सामने है नहीं, लेकिन माँ है। तो वो बच्चा बाद में नहीं रोता है, चाहे उसके पास माँ हो या माँ कहीं दूर हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत क्या कार्यरत है? क्या बालवाड़ियाँ कार्यरत हैं? क्या आंगनवाड़ियाँ कार्यरत हैं? क्या शिशु केंद्र कार्यरत हैं या फिर ये सारे के सारे कार्यरत हैं? अगर हम बात करें जो सरकार के द्वारा चलाई गई संचालित समेकित बाल विकास योजना है, इसमें आंगनवाड़ियाँ कार्यरत हैं। कौन इसमें कार्यरत हैं? तो जो आंगनवाड़ियाँ हैं वो कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वैकल्पिक देखभाल का अर्थ है। वैकल्पिक देखभाल का अर्थ क्या होता है? क्या माता-पिता का विकल्प है? क्या माता-पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का विकल्प है? या फिर दादा-दादी का विकल्प है या उपरोक्त सभी? तो अभी आपने क्या देखा था कि माता-पिता की अनुपस्थिति में जो बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अब चाहे वो दादा-दादी हुए, चाचा-चाची हुए या फैमिली का कोई भी मेंबर हुआ, तो वो वैकल्पिक देख-रेख के अंतर्गत आ रहा था। अब वैकल्पिक देख-रेख का अर्थ ये हो जाता है कि माता-पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का विकल्प। माता-पिता जब नहीं हैं अपने बच्चों की देख-रेख करने के लिए, तो उनकी देख-रेख कौन कर रहा है? वही वैकल्पिक देख-रेख का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में एनसीएफ की बात हो रही है यहाँ पर। ज़रा एक बार बताइएगा ये एनसीएफ कब आया था? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन-कौन हैं? आपको बताना है कि जो आपका एनसीएफ आया था, तो इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन-कौन से? कुछ सिद्धांत दिए गए थे, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करना था, उनका देखभाल करना था। क्या इसमें शिक्षा का आधार खेल हो? यानी कि बच्चे को अगर शिक्षा देने हैं तो खेल के माध्यम से दिया जाए। शिक्षा का आधार कला हो,
कला के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दिया जाए, या फिर बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देना। जो बच्चों के विशिष्ट सोच हैं, बच्चों की जो विशेषताएं हैं, उनको मान्यता दी जाए, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो आपका एनसीएफ आया था, एनसीएफ में बच्चों के देखभाल और शिक्षा के लिए ये सारे सिद्धांत दिए गए थे। उसमें ये बोला गया था कि जो सीखने का आधार होगा वो खेल होगा, शिक्षा का आधार जो होगा वो कला होगा, बच्चों की विशिष्ट सोच जो विशेषताएं हैं उनको मान्यता देना होगा। तो ये सारे के सारे जो सिद्धांत थे वो आपके एनसीएफ में आए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर आपको एनसीएफ का फुल फॉर्म बताना है। एनसीएफ आपने बार बार पढ़ा होगा, टेट और सीटेट में तो पढ़ते ही हैं। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म बताना है। नेशनल कैफे फूड है, नेशनल सेंट्रल फ्रेमवर्क है, नेशनल फूड फेडरेशन है, या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। तो ये हमारा रटा रटाया है क्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये क्या है आपका, ये एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के सिद्धांत हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अभी अभी आपने इसकी कुछ सिद्धांत देखे। सीखने का आधार खेल हो, यही आपने देखा। शिक्षा का आधार कला हो, ये भी आपने देखा। विशेषता के बजाय अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए, बच्चे के अनुभव को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। और आपको पता है कि बच्चा अनुभवों के द्वारा ज़्यादा सीखता है। यानी कि उपरोक्त आपका सही, यहाँ पर सारा ये उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना कहलाता है। यानी कि जब आप बच्चों की रुचियों को, उनकी प्रवृत्तियों को, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? क्या ये वयस्क केंद्रित उपागम है? क्या ये बाल केंद्रित उपागम है? क्या ये शिशु केंद्रित उपागम है, या फिर इनमें से कोई नहीं? हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं जब आप बच्चों के ही रुचियों, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर बात हो रही है बच्चों की, तो ये कहलाएगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा, यानी ये बाल केंद्रित उपागम कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत सरकार डॉट 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 के अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ियों के द्वारा प्रदान की जाती है। अभी अभी आपने क्या देखा था कि जो समेकित बाल विकास योजना है, उसके अंतर्गत कौन कार्यरत है? तो आंगनवाड़ियां कार्यरत हैं। अब अगर आपको समेकित बाल विकास का शॉर्ट नेम पता है, तो वही है ये आपका। क्या वो आईसीडीएस है? क्या आईसीआरएस है? आईसीटीएस है? या फिर आईसीटीएस? ये दोनों एक ही हो गया है। तो भारत सरकार के द्वारा ये जो आईसीडीएस है, आईसीडीएस के अंतर्गत जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ियों के द्वारा प्रदान की जाती है। बच्चा सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले बच्चा आंगनवाड़ी में जाता है। और ये क्या होता है? तो ये विद्यालय पूर्व दी जाने वाली शिक्षा होती है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आईसीडीएस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के मूल उद्देश्य हैं। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के मूल उद्देश्य हैं, क्या हैं? बच्चों का समग्र विकास करना, औपचारिक विद्यालयों के लिए उनको तैयार करना, महिलाओं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, उपरोक्त सभी।
तो जो ये आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा का मूल उद्देश्य है वो क्या है? ये सारे के सारे होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉट 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 ऐसी जगह है क्या? क्या वो प्री स्कूल, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, इनमें से कौन सी जगह है जहाँ बच्चे दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर बच्चे दूसरे बच्चों के साथ में रहना पसंद करते हैं? क्या वो प्री स्कूल है, हाई स्कूल है, सेकेंडरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो ये प्री स्कूल होता है, प्री स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, गृह की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन सा गुण होना चाहिए? अगर एक घर को सुव्यवस्थित रखना है तो इसके लिए गृहिणी में कौन से गुण होना आवश्यक है? ये आप सभी ने पढ़ रखा है कि गृहिणी के या फिर एक प्रबंधक, जिसे हमने क्या कहा था, गृहिणी जो घर का प्रबंधन कर रही है वो गृहिणी ही होती है। तो एक गृहिणी में कौन कौन से गुण होने चाहिए? क्या उसे कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए? क्या वो उसमें कार्य कुशलता होनी चाहिए? क्या उसे परिश्रमी होना चाहिए, या फिर सभी? तो हमें पता है कि चाहे वो गृह की व्यवस्था हो या फिर किसी चीज़ की, चाहे वो गृहिणी हो या अगर हम बात करें एक विद्यालय की, तो जो एक प्रबंधक होता है, जो एक गृहिणी है, उसमें कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए कि उसके कर्तव्य क्या हैं, उसको करना क्या है। साथ ही साथ उसमें कार्य कुशलता होनी चाहिए, जो भी कार्य उसके हैं उसमें उसको निपुण होना चाहिए, उसको अपने कार्यों को करना चाहिए। तीसरा है परिश्रमी। हर व्यक्ति को, सिर्फ गृहिणी को ही नहीं, हर व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए। यानी कि ये जो उपरोक्त आपका सभी सभी है, यहाँ पर यही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर रहता है? जो 1 वर्ष का शिशु है या जो 1 वर्ष का बच्चा है, वो किस पर निर्भर रहता है? अपनी माँ पर होता है, भाई-बहन पर होता है, अध्यापक पर होता है, या फिर वो दादा-दादी पर निर्भर होता है? तो जो बच्चे होते हैं, 1 वर्ष का जो बच्चा है, वो अपनी माँ पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? तो वो अपनी माँ पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का कौन क्षेत्र होता है? जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इसमें शिक्षा का कौन सा क्षेत्र होता है? क्या ये शिशु देखभाल केंद्र है? क्या ये नर्सरी स्कूल है? उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इसमें शिक्षा का जो क्षेत्र होता है, वो आपका शिशु देखभाल केंद्र होता है और नर्सरी स्कूल, यानी कि ये उपरोक्त दोनों आपका राइट हो जाएगा। ये दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा बाल गृह नहीं है? आपको पता है कि हमारे जो बाल गृह हैं वो 3 प्रकार के हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है आपका प्रेक्षण गृह है, दूसरा है बाल मनोरंजन केंद्र, तीसरा है विशेष गृह और चौथा है आपका किशोर गृह। तो अगर हम बात करें इसमें से कौन सा बाल गृह का उदाहरण नहीं है या बाल गृह नहीं है, तो प्रेक्षण गृह है आपका, विशेष गृह ये भी है आपका, किशोर गृह ये भी है। मतलब ये 3 प्रकार के बाल गृह होते हैं, लेकिन ये जो बाल मनोरंजन केंद्र है, ऐसा कोई भी गृह नहीं बनाया गया है बालकों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बाल गृह के अंतर्गत 3 आते हैं, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह और किशोर गृह। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है? इनमें से कौन सा कार्य व्यवस्था का साधन है? क्या ये मानवीय अथवा अमूर्त साधन है?
क्या ये अमानवीय अथवा मूर्त साधन है, दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संसाधन के बारे में, तो आपको पता है कि संसाधन हमारे 2 हैं, मानवीय और अमानवीय, तो उपरोक्त दोनों आपका राइट हो जाएगा। अब यही आपको मानवीय मानवीय जो मानव के अंदर होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, वो आपकी अमूर्त हो जाती हैं। और मानवीय यानी कि जो अमानवीय हैं, जो मानव के अंदर नहीं होते हैं, वो आपके होते हैं भौतिक साधन। अब चाहे ये आपके मूर्त कहलाएँ और चाहे आप इन्हीं को भौतिक साधन कहें या फिर अमानवीय साधन कहें। हालाँकि ये आपका अमानवीय और भौतिक ही ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन अगर कभी आपसे ये मूर्त पूछ लिया जाए तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखेंगी हम वही तो हमारे लिए मूर्त होंगी। तो जब हमें जो चीज़ दिखेगा वो मूर्त संसाधन के अंतर्गत आएगा और जो नहीं दिखेगा वो अमूर्त के अंतर्गत आएगा। जैसे अमानवीय में क्या हो गया? ज्ञान हो गया, बुद्धि हो गई, कौशल हो गया, ये ईमानदारी हो गई, ये सारी चीज़ें मानवीय होती हैं। लेकिन अमानवीय की बात करें, धन हो गया, दौलत हो गई, ज़मीन हो गया, जायदाद हो गया, ये आपके सारे के सारे अमानवीय के अंतर्गत आते हैं। तो उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कार्य व्यवस्था के मानवीय साधन में निम्न में से कौन सा साधन पाया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से मानवीय साधन कौन सा है? क्या वो रुचि है, ज्ञान है, शक्ति है या फिर उपरोक्त सभी? क्या आप रुचि को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे चुरा सकते हैं? नहीं, रुचि यहाँ पर किसी लड़की की बात नहीं हो रही, रुचि का मतलब इंटरेस्ट से है, ठीक? ज्ञान, ज्ञान क्या आप किसी के ज्ञान को देख सकते हैं? किसी के ज्ञान को चुरा सकते हैं? नहीं। शक्ति, आप किसी के शक्ति को छू नहीं सकते, चुरा नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, चुरा नहीं सकते, वो सारी की सारी मानवीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। ये तीनों आप ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही चुरा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधनों में निम्न में से कौन शामिल है? मानवीय संसाधन आपने देखा। अब यहाँ पर आपको बताना है अमानवीय कौन है। क्या यहाँ पर धन है? क्या भौतिक वस्तुएं हैं? सार्वजनिक वस्तुएं हैं? उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि हम धन को देख सकते हैं, जो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं हम उनको भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, उनको चुरा सकते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं जैसे आपका बस हो गया, जैसे आपका ट्रेन हो गया, जैसे आपका पुस्तकालय हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? सार्वजनिक होती हैं। तो ये जो सार्वजनिक होते हैं जिसका उपयोग उपभोग कोई और भी कर सकता है, वो सारे के सारे अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। बस सिंपल सा है, मानवीय जो मानव के अंदर में निहित होते हैं, अमानवीय जो मानव के अंदर में निहित नहीं होते हैं। तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये मानव के अंदर में निहित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। गृह की सुव्यवस्था में गृहिणी में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? अभी आपने कुछ गुणों की चर्चा की थी, कुछ गुण यहाँ पर और दिए गए हैं, उनकी भी चर्चा हमें करनी है। कर्तव्य का ज्ञान आपने देखा, परिश्रम और चरित्रवान होना, तो ये होना चाहिए। ये जितने भी आप गुण देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक गृहिणी के लिए नहीं बात की जा रही है। ये एक अध्यापक में भी होने चाहिए, ये एक टीचर में भी, टीचर अध्यापक एक ही हैं, एक गृहिणी में भी होना चाहिए, एक प्रबंधक में होना चाहिए। मतलब कि हर व्यक्ति में ये सारे के सारे गुण होने चाहिए। क्या? कि अनुकूलता, कार्यकुशलता, उपरोक्त सभी, ये सारे गुण
सभी व्यक्तियों में ये सारे गुण पाने चाहिए। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं गृहिणी में, तो ये गृहिणी के सारे गुण होने चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 है, कार्य व्यवस्था सहायक कार्य है किसका? समस्त कार्यों का समुचित नियोजन, कार्य गृह कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों का यथासंभव सहयोग प्रदान करना, उत्तम कार्य विधियों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो जो कार्य व्यवस्था है, ये इसमें सहायक कार्य क्या है कि ये समस्त कार्यों का समुचित नियोजन किया जाए। गृह कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों का यथासंभव सहयोग हो। जैसे कि घर में अगर 10 लोग हैं, तो ऐसा ना हो कि बस एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति ही कार्य करता रह जाए। सभी व्यक्तियों को मिल बांट कर कार्यों को करना चाहिए। आपने पीक लोड का नाम सुना ही होगा कार्य सरलीकरण में। तो जो पीक लोड है, उसको कम कैसे किया जा सकता है? कार्यों का विभाजन कर कर या कार्यों का बंटवारा करके। तो अगर घर में 10 लोग हैं, तो कम से कम 8 लोग 7 लोग को कार्य करना ही चाहिए। मानते हैं कि 1-2 उसमें वृद्ध हो सकते हैं जो कि कार्य नहीं करते हैं। तो जो फिर भी लेकिन देखेंगे जो वृद्ध हैं, वो अपने हिसाब से कार्य करते ही रहते हैं। जैसे बच्चों को वो पकड़ के रखते हैं, अपने पास बुलाते हैं, बैठाते हैं, या जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग नहीं हैं, वो जाके मार्केट से सब्जी-वब्जी ले आते हैं। तो कुछ न कुछ कार्यों का विभाजन हर व्यक्ति का होता है, कुछ न कुछ कार्य हर व्यक्ति करता रहता है। तो ये क्या होता है, इससे जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, उस पर पीक लोड नहीं आता है, कार्यों का विभाजन हो जाता है, थोड़े-थोड़े कार्य सब लोग कर लेते हैं। अगला है उत्तम कार्य विधियों का ज्ञान। आपके पास जो कार्य विधियाँ हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए, अच्छी कार्य विधि होनी चाहिए, तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन आजीविका की श्रेणी में आता है? आजीविका, जीविका, कार्य। ये आप अगर एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखेंगे, तो जो 12th क्लास की बुक है, उसका पहला चैप्टर यही है। अगर आपके पास बुक हो, तो एक बार पढ़िएगा, बाद में हम इसको अपनी क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही। आजीविका की श्रेणी में कौन आता है? शिक्षक आते हैं, डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, ये सभी आते हैं। तो जो आजीविका की श्रेणी है, ये सारे के सारे आजीविका की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन आजीविका नहीं है? इनमें से कौन सा आजीविका का उदाहरण नहीं है? क्या पुजारी नहीं है, वकील नहीं है, प्रबंधक नहीं है, या फिर श्रमिक कलाकार नहीं है? तो हमें पता है कि जो आजीविका का साधन है, वो आपका ये वकील, प्रबंधक, श्रमिक, कलाकार होते हैं। लेकिन ये पुजारी जो है, ये पुजारी आजीविका का क्या होता है? ये आजीविका नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से आजीविका का साधन है। इसमें से आजीविका का साधन कौन सा है? जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए जो कार्य करता है, वही आजीविका होता है। जो वो मेहनत कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, वही क्या करता है? वही आजीविका होता है। अब जैसे कोई कार्य होता है, तो कुछ व्यक्ति होते हैं, उसको बस केवल खाने कमाने के लिए करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनको वो कार्य करने की दिली इच्छा होती है। कुछ क्या होते हैं, कुछ बहुत मजबूरी में कार्य करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आजीविका का साधन है। लोगों की क्षमता है, संपत्ति है, आय है, या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर हम आजीविका के साधन की बात करें, तो ये सारे के सारे आपके आजीविका के ही साधन होते हैं। लोगों की क्षमताएं, संपत्ति जो है, जो उनका आय है, ये सारे के सारे आजीविका का ही साधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन कार्य का रूप है? इनमें से कौन कार्य का रूप है? क्या आध्यात्मिक आचरण का एक भाग है? क्या स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम है? क्या आनंद एवं पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत है, या फिर उपरोक्त सभी?
उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन कार्य का प्रचलित अर्थ है? क्या नौकरी और आजीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में मनपसंद कार्य या फिर उपरोक्त सभी? तो इनमें से कार्य का जो प्रचलित अर्थ है, कार्य के प्रचलित अर्थ के अंतर्गत ये सभी आते हैं, चाहे वो एक नौकरी और आजीविका के रूप में कार्य करना हो, या फिर जीविका के रूप में कार्य करना हो, या फिर जीविका के रूप में मनपसंद कार्य करना हो। व्यक्ति को अपनी नौकरी के लिए कार्य करना होता है, अपनी जीविका के लिए कार्य करना होता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मनपसंद कार्य करते हैं, मतलब उनको पैसों आदि की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, अपने मनपसंद कार्य करते हैं, क्योंकि उस कार्य में उनकी रुचि होती है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी भी कार्य को रोकने के लिए व्यक्ति में कौन सा किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति में कौन से गुण होने चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, प्रतिभा व कौशल होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो किसी भी कार्य को करने के लिए सिर्फ आप पढ़ाई की बात नहीं, कोई भी कार्य करना हो तो आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, उस कार्य के लिए आपको उस कार्य के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपको परिश्रमी होना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, आपके अंदर प्रतिभा और कौशल होना चाहिए। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है। ये जो व्यक्ति कार्य करते हैं, कार्य उनको क्या प्रदान करता है? क्या पहचान देता है, नाम देता है, संतोष देता है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि कार्य जो भी आप कार्य करते हैं, उस कार्य से आपको पहचान मिलता है, नाम मिलता है, संतोष मिलता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, कार्य व्यवस्था को कुप्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, कौन कौन से हैं? क्या सूझबूझ की न्यूनता है? क्या आवश्यक साधनों का अभाव है? क्या पारिवारिक कलह है या फिर उपरोक्त सभी? तो जो कार्य व्यवस्था है उसके कुप्रभाव के प्रमुख कारणों में ये सभी आ जाते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर सूझबूझ की न्यूनता है, अगर साधनों के जो आवश्यक साधन है उनका अभाव है, या फिर अगर परिवार में कलह हो रही है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या होते हैं? कार्य व्यवस्था को कुप्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बच्चों के जन्म के कितने दिन बाद त्वचा का रंग अस्थायी होने लगता है? आपने देखा होगा जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो त्वचा का रंग होता है वो अलग होता है, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद उसके त्वचा का जो रंग है वो अस्थायी हो जाता है। तो ये कितने दिन बाद होता है? क्या 15 दिन बाद, 30 दिन बाद, 20 दिन बाद या फिर 5 दिन बाद? तो जो एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो जब जन्म लेता है तो उसकी त्वचा का रंग अलग होता है। बाद में वो अपना अस्थायी रंग प्राप्त करता है। तो 15 दिन के बाद, यानी कि जन्म के 15 दिन के बाद बच्चे के त्वचा का रंग अस्थायी होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। जो 5 वर्ष की आयु है, वो बच्चे के शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ही ग्रहणशील अवस्था होती है। यह कथन किसका है? क्या ये फ्रायड का है, न्यूमैन का है, हर्लॉक का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो ये बच्चों की बड़ी ग्रहणशील अवस्था को 5 वर्ष तक बताया है, वो किसने बताया है? वो न्यूमैन ने बताया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, छोटा सा कथन है। किस शताब्दी को बालक की शताब्दी के नाम से जाना जाता है? 18वीं को, 19वीं को, 20वीं को या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो जो ये आपका ये 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बालकों पर जो अध्ययन किए गए, जो रिसर्च किए गए, वो 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक किए गए। तो इसीलिए जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाल के 12 वर्षों, ये बाल के नहीं बाद के हैं। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के जो 12 वर्षों से दूना ये सीख लेता है। मतलब जो बच्चा होता है वो प्रथम 6 माह में 6 वर्ष में बाद के जो 6 वर्ष होने वाले हैं, बाद के 12 वर्षों से अधिक सीखता है, दूना सीखता है। ये किसने बताया है या ये किसका कथन है? एडलर का है, कुप्पुस्वामी का है, गेशल का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गेशल महोदय हैं, इन्होंने कहा कि जो बालक है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के जो 12 वर्ष हैं, उससे दूना सीख लेता है। जितना बच्चा बाद के 12 वर्षों में नहीं सीख पाता है, उससे कहीं ज़्यादा वो प्रथम 6 वर्षों में सीख लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है विद्यालय है एक क्या? क्या ये संस्था है? क्या ये समाज है? क्या ये परिवार है? क्या ये योजना है? तो हम अमूमन क्या सुनते हैं, ये सुनते हैं कि विद्यालय क्या है? विद्यालय हमारा परिवार है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये विद्यालय है, विद्यालय यहाँ पर हमें मानना नहीं है। वास्तविकता में विद्यालय क्या है? तो ये एक संस्था है। आपने सुना होगा विद्यालय में ही हमारा समाज होता है, विद्यालय हमारा परिवार होता है। ऐसा आप सभी ने बार-बार सुना होगा और ये सुना कहाँ है? तो हमारे अध्यापक लोग ही कहते हैं कि विद्यालय हमारा परिवार है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो विद्यालय है वो आपका एक संस्था है। क्या है? संस्था है। ठीक? तो चलिए ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कैसे लगे? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है वहीं से मैंने उठाया था। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आपके लिए 1-2 काम, एक तो ये जो एनसीएफ है, एनसीएफ कब आया था? दूसरा आपका ये बताना है जो आईसीडीएस आपने देखा, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक? यही 2 काम आज आपके लिए हैं। अगर मैंने बीच में कोई क्वेश्चन पूछा हो तो उसका भी जवाब दे दीजिएगा। बाकी कल की क्लास में हम देखेंगे आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके न्यूट्रिशन साइंसेस के होंगे। उसके बाद हम कुछ आपके पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे परसों से। कल हमारी जो प्रैक्टिस की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी थ्योरी जो है वो ये किसी एक ब्रांच से स्टार्ट नहीं होगी। अभी हम देखेंगे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच रहे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक? क्लासेस आपकी बहुत बड़ी नहीं होंगी। आपको पता है ये जो एनसीईआरटी है, इसकी इससे जो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनते हैं, मतलब अदर बुक जो हैं वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट पूछते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो आपका एनसीईआरटी का होता है, ये एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए जाते हैं। मतलब वही बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन ही उठाकर क्वेश्चन के रूप में रख दी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो कल हम ऐसे ही थोड़े-थोड़े कुछ हमारे टॉपिक हैं जिसको कल परसों से हम डिस्कस करेंगे। कल के लिए अभी मैंने आपके लिए क्वेश्चन कुछ नोट करके रखे हैं जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।